जे जे बॉस न्यूज एंड व्यूज की ओर से आप सब लोगों को हार्दिक नमस्कार। मैंने अभी कुछ दिन पहले भारत के राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के एक वीडियो बनाया था, जिसमें ये आपसे कहा था कि मैं 29-30 तारीख या पहली तारीख तक आप लोगों के सामने राष्ट्रपति चुनाव में ही एक और एपिसोड लेके आऊंगा। लेकिन हालात कुछ इस तरह से बदले हैं कि मुझे शुक्रवार को ही एक और वीडियो आप लोगों के बीच में लाना पड़ा है। एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी तथा उसके सहयोगी दलों के जो प्रत्याशी हैं, द्रौपदी मुर्मू ये झारखंड की पूर्व राज्यपाल रह चुकी हैं और उड़ीसा की इनकी पैदाइश है। तो द्रौपदी मुर्मू आज शुक्रवार 24 जून को अपना नामांकन पत्र भरने जा रही हैं। भाजपा के कई मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच चुके हैं। महाराष्ट्र से देवेंद्र फडणवीस भी यहां आ चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। हो सकता है कि वो संभावित मुख्यमंत्री भी हों, इसलिए उनको भी बुलाया गया है। जैसा आप जानते ही हैं कि किसी भी राष्ट्रपति प्रत्याशी के नामांकन पत्र के साथ में 50 प्रस्तावक और 50 ही समर्थक होने चाहिए। जो वोटर है वही प्रस्तावक हो सकता है। ऐसा नहीं कि नॉन वोटर इसमें प्रस्ताव करे और नॉन वोटर ही उसको समर्थन कर दे, ऐसा नहीं है। इसलिए प्रस्तावकों के रूप में और समर्थकों के रूप में 100 वोटर तो कम से कम आपके पास होने ही चाहिए, तब आप राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भर सकते हैं। शुक्रवार का दिन राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू ये नामांकन करने जा रही हैं। थोड़े से ब्रीफ में या संक्षिप्त में द्रौपदी मुर्मू के जीवन परिचय पर एक नजर डालें। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले में बेदापोसी गांव में हुआ था और वो एक संथाल परिवार की बेटी ही। उनके पिता का नाम बिरंची नारायण टुडू था। उनके दादा तथा उनके पिता दोनों ही अपने गांव के प्रधान रहे हैं। वो लोग अपनी लड़कियों को पढ़ाने में रुचि रखते थे, इसीलिए अपनी बेटी को उन्होंने मयूरभंज से भुवनेश्वर तक पढ़ाने के लिए भेजा। द्रौपदी मुर्मू का विवाह श्यामचरण मुर्मू के साथ हुआ। उनके 2 बेटे एक बेटी थी। 2009 और 2013 में उनके दोनों बेटों का निधन हो गया और 2014 में उनके पति भी चल बसे। इस तरह से अब परिवार में उनकी बेटी है और वो खुद है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने अपना जो प्रोफेशनल जीवन है वो एक सिंचाई विभाग के क्लर्क के रूप में शुरू किया था। कुछ ही दिनों बाद वो शिक्षक बन गई थी। शिक्षक बनने के बाद 1997 को उन्होंने एक नगर पंचायत का चुनाव लड़ा। पार्षद बनने के 3 साल के अंदर ही उनको विधायक बनने का सौभाग्य मिला और वो नवीन पटनायक के नेतृत्व में बीजू जनता दल और भाजपा की सरकार में मंत्री पद को सुशोभित करने वाली महिला रही हैं। 2009 में उन्होंने फिर से विधायक का चुनाव जीता और 2014 तक वो रही। फिर 2015 में उनको झारखंड का राज्यपाल नियुक्त कर दिया और 2015 से 2021 तक वो इस पद पर सुशोभित रही। अब किस्मत का चक्र देखिए, 2022 आते आते उनको रायसीना हिल्स यानी कि राष्ट्रपति भवन पहुंचने का निमंत्रण मिल गया है। अभी तक के हालात तो यही बता रहे हैं कि वो वहां तक पहुंच जाएंगी, लेकिन उनको टक्कर देने वाले और कोई नहीं, भाजपा के ही उनके एक पूर्व सहयोगी हैं यशवंत सिन्हा, जिनको संयुक्त विपक्ष ने अपना प्रत्याशी चुना है। विपक्ष की भी बात हम आपको बताएं। विपक्ष ने पहले शरद पवार को चुनाव लड़ाने की कोशिश की। उसके बाद उन्होंने कोशिश की कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला इस पद के लिए अपना नामांकन करें। उन्होंने भी इसे नकार दिया। फिर महात्मा गांधी के परिवार से ढूंढा गया, उन्होंने भी इसके लिए मना कर दिया। तो आखिरी में यशवंत सिन्हा जी इसके लिए राजी हुए और अब संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार के रूप में बताया जा रहा है। अब छोटा सा जीवन परिचय यशवंत सिन्हा का भी। उनका जन्म 6 नवंबर 1937 में पटना में हुआ था। यशवंत सिन्हा ने 1958 में
जिस वर्ष द्रौपदी मुर्मू पैदा हुई थी उस वर्ष यशवंत सिन्हा राजनीति शास्त्र से एमए कर चुके थे और इसके बाद उन्होंने पटना विश्वविद्यालय में 1960 तक इसी विषय में शिक्षा दी और 1960 में वो भारतीय प्रशासनिक सेवा में सम्मिलित हो गए। 24 साल से अधिक समय तक उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा में अपनी सेवाएं दी। 1979 में जनता दल के गठन के बाद उनको पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया था। उन्हें चंद्रशेखर के मंत्रिमंडल में नवंबर 1990 से लेकर जून 1991 तक वित्त मंत्री के रूप में कार्य करने का भी अवसर मिला। जून 1996 में वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बने और मार्च 1998 में उनको अटल जी के नेतृत्व में बनी सरकार में वित्त मंत्री नियुक्त किया गया। भाजपा के 2013-14 के घटनाक्रम के बाद उन्होंने भाजपा से अपना मोह कम कर लिया और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद वो काफी मुखर हो गए। इसके बावजूद उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं किया गया। आखिरकार उन्होंने 2021 में तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर ली, यानी कि ममता बनर्जी की टीएमसी में वो शामिल हो गए। इस बार जो राष्ट्रपति पद के लिए उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है, इसमें ममता बनर्जी की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अभी तक के कार्यक्रम के अनुसार वो 27 जून को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस तरह से देखें तो राष्ट्रपति पद के लिए 29 जून तक नामांकन किया जा सकता है। 30 जून को पर्चों की जांच होगी और 2 जुलाई तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के ही अब दिग्गज नेता, जिसमें उमा भारती भी शामिल हैं, उनके ऊपर दबाव बना रही हैं, नैतिक दबाव बना रही हैं कि यशवंत सिन्हा को अब चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि उनके सामने द्रौपदी मुर्मू जैसी एक आदर्श महिला खड़ी हैं और उन्हें निर्विरोध ही चुनने का मौका देना चाहिए। इसी बीच एक और रोचक घटना हुई है कि यशवंत सिन्हा के पुत्र जो अभी भी भाजपा में हैं, वो मोदी वन सरकार में वित्त राज्य मंत्री हुआ करते थे। उनका नाम है जयंत सिन्हा। जयंत सिन्हा ने एक वीडियो जारी करके कहा है वो भारतीय जनता पार्टी में है और उनका वोट भी भारतीय जनता पार्टी या एनडीए प्रत्याशी को ही जाएगा। इस तरह से अब यशवंत सिन्हा को उनके घर से जो वोट मिलने की उम्मीद थी वो भी मिल नहीं पाएगा। बेहतर यह है कि भारत अगर राष्ट्रपति के पद पर किसी भी व्यक्ति को बिठाए और वो व्यक्ति ऐसा हो जिसका निर्विरोध चयन हो सके, तो ये पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल होगी, पूरी दुनिया के लिए एक लोकतंत्र का आदर्श स्वरूप होगा। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? क्या राष्ट्रपति चुनाव होना चाहिए या राष्ट्रपति का चुनाव निर्विरोध होना चाहिए? उम्मीद है कि आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर जाहिर करेंगे। ये विश्लेषण आपको अच्छा लगे तो आप इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और इन्हीं शब्दों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए एपिसोड में। नमस्कार।